नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जी, इन्होंने जन सुनवाई के कई कार्यक्रम किए हैं, संभवतः पटना, पूर्णिया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, जो मेरी सूचना है। बड़ी संख्या में फरियादी, अधिकारी और सारे लोग पहुंच रहे हैं और शिकायतें सुनी जा रही है। कथित रूप से कुछ शिकायतों का निदान भी किया जा रहा है। इन जन सुनवाई कार्यक्रमों में विभाग के सभी अधिकारी सचिवालय स्तर के इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह रहे हैं और कदाचित इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है ये। अब इन जन सुनवाई से विभाग को क्या फीडबैक मिला है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, स्वाभाविक रूप से मुझे रहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं इन जन सुनवाई के न्यूज वगैरह को देखने से। पहली की ये कि इस राजस्व विभाग के अधीन जो हल्का से लेकर अनुमंडल एवं जिले तक, इस विभाग में भ्रष्टाचार अन्य विभागों की तरह इसमें भी बिल्कुल दीमक की तरह, घुन की तरह फैल गया है और इस विभाग की काफी बदनामी हो रही है। बदनामी ज्यादा अन्य विभागों की तुलना में इसलिए हो रही है कि इस विभाग का सीधे जनता से रूबरू है। इतनी बदनामी प्रखंडों की क्यों नहीं है, यह प्रश्न उठ सकता है। तो इसलिए नहीं है कि प्रखंड में एक शॉक एब्जॉर्बर है और वो है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का। तो बीडीओ या प्रोग्राम ऑफिसर या पंचायत सचिव या मनरेगा के जो कर्मी हैं, उन सभी के भ्रष्टाचार में समान रूप से, अमूमन कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ लोग हर जगह अच्छे होते हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि, लेकिन समान रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंचायतों के हैं, उनका एक कोलैबोरेशन रहता है, इसलिए वो शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। इसलिए इस तरह की अगर जन सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी ग्रामीण विकास विभाग में, तो मंत्री और विभागीय सचिव की फजीहत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो किसी सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे हुए तो है नहीं, वो भी निर्वाचित है, तो वो चढ़ बैठेंगे, इसलिए वहां ये संभव नहीं है। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो तीन चीजें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई हैं। पहला कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह, घुन की तरह फैल गया। दूसरा, इस विभाग में, इस विभाग के प्रति रैदत आम लोगों में अविश्वास, गुस्सा और कई मामलों में नफरत की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा और अंतिम चीज ये कि आम जनमानस, आम लोग, स्पेशली स्टेक होल्डर जिनकी जमीनें हैं, वे अपने काम को लेकर के बहुत बेहाल हैं, परेशान हैं, तबाह हैं और बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से उनको रहना भी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस तरह की जन सुनवाई अगर लगातार की जाती रहेगी तो इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? मेरी मान्यता है नहीं, नो। यह एक एडहॉक अरेंजमेंट है जो कदाचित बीमारी का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए या एक प्रिलिमिनरी चेकअप करने के लिए या एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर करने तक ही सीमित रह सकेगा। अगर इसे संस्थागत किया जाएगा तो मुझको नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। विभाग इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए शायद कोई कार्यक्रम भी बना रहा होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं सरकार को। पहली चीज तो ये कि कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में इस बात को सरकार रखे कि यह बीमारी एक दिन में फैली नहीं है, इसलिए एक दिन में इसका इलाज भी नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस बीमारी का उद्गम स्थल स्वयं सचिवालय है, इसलिए इसका इलाज भी उद्गम स्थल से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां कैंसर जहां से फैलता है तो कैंसर का इलाज कैंसर के तमाम सेल को खरोच कर कंप्लीट निकालने और उस पर रेडिएशन या केमोथेरापी देने से ही होता है। तो सचिवालय यानी विभाग इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, इसमें रेडिएशन और केमोथेरापी की आवश्यकता है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो पहली चीज ये है कि पहली बात, बहुत ये बीमारी तुरंत या एक दिन की है नहीं, इसलिए एक दिन में ये ठीक नहीं होगा। बीमारी का उद्गम स्थल है, वहां से ठीक करना पड़ेगा। और तीसरी और अंतिम चीज, यह प्रॉब्लम सिस्टेमिक फेलियर है पूरे सिस्टम का, पूरे विभाग का, इसलिए इसको उसी रूप में ठीक करने की जरूरत है। इस कोढ़ को दूर करने के लिए
कई एक स्तर पर प्रयास, कई एक स्तर पर नीति और कई एक स्तर पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल की आवश्यकता होगी। मुझको नहीं मालूम है कि विभाग इसमें क्या सोचता है। एक वीडियो में सारे सुझाव देना संभव भी नहीं है, नहीं है वैसा मेरा कोई इरादा है। न मैं किसी पद पर हूँ, न मैं किसी अथॉरिटी में हूँ, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक और इस राज्य में इतने दिनों तक चूंकि मैंने काम किया है, तो मुझको लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए। विभाग सबसे पहले 2 काम करे। आज 2 ही सुझाव की चर्चा मैं करूंगा। पहला, आप जानते होंगे कि जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर की पोस्टिंग होती है, उसको सामान्य प्रशासन विभाग करता है। वह विभाग जिसके प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, यानी मुख्यमंत्री ही पोस्टिंग करते हैं। अब तो तमाम जो परिपाटी थी, तमाम प्रोटोकॉल थे, तमाम नियम थे, वो तो धरे के धरे रह गए। अब तो किसी को भी कलेक्टर बना दिया जाता है। कल तक जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर है, सिविल सर्जन है, बालू डिपार्टमेंट में काम किया है, रेवेन्यू का क ख ग घ नहीं आता है, वो भी कलेक्टर बना हुआ है। कई जिलों में है, तीसरा या चौथा जिला में एक है वैसा जो असिस्टेंट इंजीनियर था, एक दूसरे या तीसरे जिले में है। तो ये सब राज कर रहा। तो खैर, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये इस विभाग की औकात है कि नहीं, कि ऐसे कलेक्टरों को तो पहले बाहर करिए आप। और इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है सिवाय फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने और अपना चेहरा चमकाने के। तो ये बीमारी तो लग ही चुकी है। मैंने इस पर कई बात कही है, अब दोबारा उस पर कहने का कोई सेंस नहीं है। विभाग को सबसे पहले कलेक्टर के इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करना होगा। व्हेन आई से कलेक्टर, मैं कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, इस दोनों के इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं। विभाग यह सुनिश्चित करे कि जिले का कलेक्टर अनिवार्य रूप से सप्ताह में 3 दिन रेवेन्यू का कोर्ट करे, हवा पानी नहीं थे, कोर्ट करे। ही हैज टू होल्ड कोर्ट्स। एडिशनल कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर को कलेक्टर के स्टेपनी बनने से रोकिए। जिले में एडिशनल कलेक्टर वो कलेक्टर का स्टेनो पीए एक तरह से बन के रह गया है। एडीएम साहब आप देख लीजिएगा, अपने तो कुछ बुझाता नहीं उसको, आप देख। दोनों को स्ट्रिक्टली बाइफरकेट कीजिए। कौन कौन से मुकदमे एडिशनल कलेक्टर सुनेगा और कौन कौन से मुकदमे रेवेन्यू के वो कलेक्टर सुनेगा। एंड व्हेन कलेक्टर सुनेगा, कलेक्टर हैज टू सीट इन द कोर्ट, ही हैज टू लिसन टू द पार्टीज। वो चाहे वकील हो चाहे मुवक्किल हो, उसकी बात सुनेगा। बकायदा कोर्ट के प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। आप चाहे तो विभाग से 1-2 नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दीजिए जो इन कलेक्टरों के कोर्ट में बैठ करके देखेगा कि इन कलेक्टरों को कोर्ट में बैठने की सलाहियत, अकल, सहूर है या नहीं है। नहीं है तो इसको ट्रेनिंग दिलाई। क्योंकि मेरी यह समझ है कि जिस दिन से कलेक्टर के इंस्टीट्यूशन बर्बाद होने शुरू हुए, धीरे 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 इसका मैनिफेस्टेशन, रिफ्लेक्शन और इसकी बीमारी हल्का तक पहुंच गई। मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं, 95% कलेक्टर को जमाबंदी पंजी क्या होता है समझ में नहीं आता है। उसको जरा बोल दीजिए कि इंडिपेंडेंटली वो अंचल का अकेले बैठ के इंस्पेक्शन कर दे, अकेले, कोई इसके साथ नहीं रहेगा, तो मैं मान जाऊंगा। उठा लीजिए इन कलेक्टरों को, कहिए कि आप किसी हल्के का इंस्पेक्शन करके, आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप जरा करके आइए। वो खाली स्टेनो रहेगा, वो भी खाली डिक्टेशन लेने के लिए, और करके दिखा दीजिए। तो कलेक्टर के इंस्टीट्यूशन को आप पुनर्स्थापित कीजिए। कैसे कीजिएगा? तो इन लोगों को बारी बारी से बीपार्ड में या पटना में या गया में, जहां करना चाहें, इंटेंसिव ट्रेनिंग दिलवाइए। बात कीजिए सीएम से कि तब तक जिले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। 15 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग कराइए। और ट्रेनिंग में वो सब नहीं कराइए कि ट्रैकिंग कर रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं तो हवा पानी दे रहे हैं। बंद करिए सब ड्रामा। अभी कलेक्टर लोग को बुलाएगा था ना विपार्ड में, वो तफरी था, वो सब ट्रेनिंग का कोई सेंस नहीं है। आई कंसिडर दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एज ए फास्ट, एंड आई रिपीट फास्ट, जो बोगस है, वो कराइए। एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर के काम को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित और बाइफरकेट कर दीजिए। कलेक्टर का जो काम है वो कलेक्टर करेगा, एडिशनल कलेक्टर का जो काम है एडिशनल कलेक्टर ही करेगा। दूसरा सुझाव, विभाग में मंत्री अपेरेंटली अभी तक अच्छे लग रहे हैं, मंशा उनकी क्या मुझको नहीं मालूम। मंत्री से बात करके मंत्री को यह स्पष्ट बताएं कि क्या आप ट्रांसफर, पोस्टिंग, रोटेशन पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तब ठीक है, नहीं है तो ये सब फालतू काम बंद कीजिए।
पैसा लेके पोस्टिंग का धंधा बंद होना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी का हो, चाहे सीओ का हो, चाहे डीसीएलआर का हो। डीसीएलआर का तो चूंकि मंत्री करेगा नहीं, वो तो नीतीश कुमार जी करेंगे, तो क्या करेंगे तो वो जाने, चूंकि अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी करता है, जो न्यूज हम लोग को मिलता है। बहरहाल तो ये कर दीजिए, और पूरे अंचलों को, जितने अंचल हैं 500 550, उन सबों को 3 भाग में बांट दीजिए, ए बी सी। शहरी जो है इंपॉर्टेंट जगह जहां जमीनों की कीमत ज्यादा है, वो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। उस ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी में रोटेशन का प्रोविजन रहेगा कि जो सी में है, सी मैंने कई बार इस पर बात किया है, गुड, फेयर एंड डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट में है वो 2 साल रहेगा, वो फिर ए में आएगा, ए वाला बी में, बी वाला सी में। और इसको नोटिफाई कर दीजिए। और जैसे ए वाले को बी में जाना है तो बी का नोटिफाई है, लोग चॉइस दें और चॉइस के हिसाब से उसकी पोस्टिंग कर दीजिए उसमें, क्योंकि उसको बी में ही जाना है। सी वाले को मान ले ए में आना है तो उसको ए में दीजिए। इससे पहले सभी अंचल अधिकारियों को इंटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। हमसे अक्सर लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं म्यूटेशन केसेस के में ऑर्डर कैसे लिखा जाए। कई एक डीसीएलआर भी आते हैं, एडिशनल कलेक्टर भी लोग आते हैं, बीएलडीआर का ऑर्डर कैसे लिखा जाए। सीओ म्यूटेशन का ऑर्डर जो लिखता है, बंदोबस्ती के अभिलेख खुलते हैं। मतलब 90-95% मामलों में मुझको लगता है कि इन लोगों को ऑर्डर शीट, अभिलेख नहीं लिखने आता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ ट्रेनिंग का कारण ही हो रहा। उसको अच्छे से ट्रेनिंग कराइए। और उसी पीरियड में विभाग को कई मीटिंग कर रहा है, मीटिंग की संख्या थोड़ी कम कीजिए। एक अफसर से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि सर 1 तारीख से लेकर के पिछले 25 दिसंबर से लेकर के अभी तक करीब 8 से 9 मीटिंग हो चुकी है। अब हम किस दिन ऑफिस में बैठेंगे, किस दिन ऑफिस का काम करेंगे, किस दिन कोर्ट करेंगे, और किस दिन जो ये मीटिंग हुआ उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो हम लोग इसी में तबाह है। तो आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो ट्रेनिंग, वो खाली हवा पानी वाला ट्रेनिंग मत दीजिए कि खोले पीपीटी खोले और पीपीटी चला रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। आप लोग करके देख चुके हैं। आपने डिजिटल एप्लीकेशन का एक ऐसा अंतहीन मकड़जाल बना दिया है जिसके कारण आपका विभाग आईटी मैनेजर लोग चला रहा है। तो आईटी मैनेजर जब विभाग चलाएगा तो भगवान मालिक। और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि आज की तारीख में पंचायत से लेकर मुख्य सचिव का कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले हो गया है। हम ई गवर्नेंस के नाम पर, डिजिटल एप्लीकेशन लागू करने के नाम पर ही क्या कर रहे हैं। अधिकारी चलाएगा आपको ऑफिस, या वो चलाएगा। और तीसरा और अंतिम चीज इसी में, आप एक असेसमेंट कीजिए। मैंने विगत 1 साल में कम से कम 25 से 30 ब्लॉक और अंचल, 10 से 15 अनुमंडल और कई एक जिलों में तटस्थ रूप से जाकर के देखा है, एक आम नागरिक के हैसियत से, अपनी पहचान छिपाते हुए। और ऐसे भी हमको कौन अब पहचानेगा, हम आम आदमी की तरह जाते हैं। हमने देखा कि जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ डिस्पोजल में है वो ये, अधिकारी तो हम बहाल करते जा रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं 70वीं बीपीएससी में संभवतः 2500 पद है, लेकिन जिलों में, अंचलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में लिपिकों की घनघोर कमी है। 1-2 अनुमंडल और अंचल में तो हमने देखा है कि 2-3 क्लर्क है, तीनों अनुकंपा वाला है और तीनों जय श्री राम है। जय श्री राम मने जी राम जी। और 1-2 कंप्यूटर ऑपरेटर कैसा बहाल किया है, बेल्ट्रॉन, आप जानते हैं। बेल्ट्रॉन से कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद की। उर्मिला इंटरप्राइजेस कौन है जो दलाली करके कमा रहा है। बीपीएसएम से जिलों में जो सिलेक्शन हुआ जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स का, उन दिनों में मुंगेर प्रमंडल किसी जिले में था, इतने शानदार लोकल बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब बेल्ट्रॉन से जो उठा के आप दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। कुछ लॉ एक्सपर्ट के नाम पर बहाली किया है विभाग ने। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन लोगों को जो हम सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट या बीएलडीआर, म्यूटेशन है, इसको लिखने के लिए कहे तो लिख नहीं पाया। किस तरह का लॉ एक्सपर्ट आप नियुक्त किए। तो आप नीचे के लेवल पर नियुक्ति ठीक कीजिए। आपके पास प्यून नहीं है, आपके पास क्लर्क नहीं है,
आप डीसीएलआर के कोर्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एडीएम के कोर्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आपको पेशकार बहाल करना पड़ेगा, आपको स्टेनो बहाल करना पड़ेगा जो डिक्टेशन ले। मैंने देखा है कि डीसीएलआर दिन भर बेचारा परेशान है, 2 ऑर्डर लिखवाया, 4 बार डिक्टेशन दे रहा, चारों बार गलत। कोई भी आदमी इरिटेट हो जाए। किसी चीज को सुधारने से ज्यादा आसान अपने लिख देना। तू कहा कि सर हम तो अपने लिख देते हैं अपने हाथ से, क्या करें? तो जूता सिलाई से चंडी पाठ अपने अगर करना शुरू करेगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल यही 2 सजेशन मैं दे रहा हूं, अगले वीडियो में मैं और दूसरा सजेशन दूंगा। पहला सजेशन, विभाग में बैठ के मंथन कीजिए कि ये 3-4 मीटिंगें जो हुई उसमें क्या समस्याएं हुई, और सुधार की प्रक्रिया अपने घर से शुरू कीजिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम। मंत्री के साथ बैठकर मंत्री यह निर्णय ले कि साहब आज से शपथ लेते हैं, जो शपथ दिलवा रहे तो शपथ लेते हैं कि घूस लेके सीओ का, डीसीएलआर का पोस्टिंग नहीं करेंगे एएसओ का, और रोटेशन पॉलिसी बना दीजिए। दूसरा, कलेक्टर के और एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट को संस्थागत करिए, और जो नहीं कर पाता है कलेक्टर, आप रिपोर्ट करिए जीएडी में कि इसको हटाइए कलेक्टर से। कलेक्टर सब 1-1 करोड़ रुपया देके जिले में डीएम बना हुआ है, उसको कोई मतलब है म्यूटेशन, बीएलडीआर और इंक्रोचमेंट और सीलिंग और बंदोबस्ती से? वो तो कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दे के गया तो वसूलने में लगा हुआ, उसको वहां भी देना है। तो ये अगर आपके औकात में है तो बंद कराइए मंत्री, नहीं तो हवा पानी काहे के लिए दे रहे हैं? कलेक्टर आपका सुनेगा? आपका उसको कुछ बिगाड़ने का औकात है? हम इसलिए कह रहे हैं कि भी भाजपा भाई कमांडिंग पोजीशन में, तो आप कहिए जो कलेक्टर और जो नॉन परफॉर्मिंग कॉलेज, जिसको रेवेन्यू नहीं आता, बाहर कीजिए। मीटिंग में आपको पता चल जाएगा ऐसा ऐसा जोकर कलेक्टर आप लोग बनाए हैं, बाहर कीजिए। किक देम आउट, लिख दीजिए गवर्नमेंट में, प्रधान सचिव उसके खिलाफ लिख दे कि इसको कलेक्टर बनने के लायक नहीं है, रिमूव देम। इतना बढ़िया बढ़िया ऑफिसर यहां रहा, सब डिमोरलाइज्ड, डिवास्टेटेड हो गया, बर्बाद हो गया। मनोबल टूटा हुआ अधिकारी और जलील हुआ सिपाही युद्ध नहीं लड़ता है। तो ये दो सलाह मेरी है, इस पर विभाग काम करे। अगले वीडियो में फिर हम और नीचे में बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, यदि नीयत साफ हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, और आपको काम करने देने की आजादी मिले, यानी आपको अख्तियार मिले। ये तीनों चीज अगर मिल जाएगा, 1 साल लगेगा, 1 साल में ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को क्लीन किया जा सकता है। अगर 100% नहीं तो 95% जरूर। और राज्य की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, इससे मुक्ति मिल सकता है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में आदेश देने से कुछ नहीं होगा, ये आदेश का मकड़जाल हो गया है। 1-1 हजार पन्ने का कंपेंडियम बन गया, इतनी चिट्ठियां, इतने परिपत्र निकले हैं कि आदमी पजल्ड हो जाता है। मेक द प्रोसेस सिंपल। ये हो सकता है, और अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।